नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं आर्थिक सर्वे होना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और इन सब को इनका हक मिलना चाहिए, जो हक मारा गया है। इस पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कुछ लोग देश के टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और हमें उसे रोकना है। आदित्यनाथ कहते हैं कटोगे तो बटोगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अजीब तरह की स्थिति है। आखिर आप संदेश क्या देना चाहते हैं? सवाल यहां पर है। और सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या यह जब कहते हैं जातिगत जनगणना हो, आर्थिक सर्वे हो, तो क्या वो बांट रहे हैं? क्या वो तोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों इसकी जरूरत है? मेरे कई ब्राह्मणवादी मित्र, कई जो कहेंगे सवर्णवादी मित्र, वो मुझसे कहते हैं आप तो ब्राह्मण हो, उच्च कुल के ब्राह्मण हो, उसके बाद आप इसका समर्थन करते हो, आप कहते हो कि नहीं होना चाहिए। क्यों आप ये कहते हो? निश्चित रूप से सवाल होता है कि आप क्यों लड़ रहे हो इसके लिए। तो मैंने कहा क्या राहुल गांधी सवर्ण नहीं है? वो भी तो लड़ रहे हैं। तमाम सारे वो लोग हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं। उन्हें न कोई रिजर्वेशन का लाभ मिलना है, न इससे कोई और लाभ मिलना है, उन्हें न कोई फायदा होना है। वो लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में न्याय है। और क्यों ये होना चाहिए, इसका उदाहरण बता देता हूं कि इसकी वजह क्या है। एक जगह है दक्षिण भारत में, एक जिला है मांड्या। उस जिले में एक गांव का मंदिर था, वो जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो कांग्रेस पार्टी के जो वहां पर एमएलए थे, उन एमएलए साहब ने, पूर्व एमएलए, उन्होंने उसकी मरम्मत कराई और उसका जीर्णोद्धार कराया। और जब उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, जो शहर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूरी पे था, और जब इस मंदिर का उन्होंने काल भैरेश्वर नाम था मंदिर का, और ये बड़ा मंदिर था, तो इसको उन्होंने कराया। और ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर। तो जब वो इसको कराते हैं और ये करके एक बेहतर तरीके से पैसा लगा करके करते हैं, तो उनका मानना था कि इसमें दलितों को भी आने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस के एमएलए साहब ने, जो पूर्व एमएलए हैं, उन्होंने इसे जब कहा कि इसमें आना चाहिए, तो वहां के कथित ब्राह्मणवादी, सवर्णवादी और ये सारे लोगों ने विरोध कर दिया। मारामारी की नौबत आ गई। पुलिस, तहसीलदार सब आए, प्रशासन आया, सबने बैठ के वो किया और कहा नहीं, दलितों को दर्शन तो करने देंगे। आप ये सोचिए, उस मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो रहा था तो तमाम दलित उसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब मंदिर में पूजन अर्चन की बात आती है, तो साहब दलित नहीं जाएगा, दलित दर्शन नहीं करेगा, दलित मंदिर के भीतर नहीं जा सकता है। सोचिए किस तरह की सोच है। तो जब इस तरह की सोच हो, तब जरूरत होती है उस जातिगत जनगणना की, तब जरूरत होती है संवैधानिक संरक्षण की, तब जरूरत होती है। मैं अपने ही एक परिवार के कुछ लोगों के बारे में बताता हूं। कुछ खाने पीने का कुछ सामान था, किसी मोहम्मदन व्यक्ति ने बड़े प्यार से उसे बनाया था, और उसने बना के वो उनके घर में दे के गया। और जब वो दे के गया, तो साहब एक दो लोगों ने खाया, कहा अरे बहुत स्वादिष्ट है। तभी एक तीसरे ने, जिन्हें पता था,
उनका अरे उनके जो मोहम्मदन है उनके घर में बन के आया है। बस फिर क्या था, सबको उसका स्वाद खराब लगने लगा। स्वीकार किया मुझसे कि नहीं स्वादिष्ट तो था, लेकिन खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मुस्लिम के घर का बना था। यही वजह है, ये नफरत पैदा करती है। ये नफरत पैदा करती हैं। जब इसके लिए बोलते हैं तो साहब हम भी दुश्मन हो जाते हैं, परिवार भी कहता है कि नहीं ये तो बड़ा वो हो गया, बिगड़ गया है। चलिए भाई, मैं बिगड़ गया हूं तो मैं बिगड़ा ही रहूंगा। लेकिन सच यही है। इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। इससे देश बट नहीं रहा है, इससे देश को हक मिल रहा है, देश जुड़ेगा। ये मंदिर में ब्राह्मण भी आएगा, दलित भी आएगा, हर वर्ग हर जात के लोग आएंगे तो जुड़ेंगे, साथ पूजन अर्चन करेंगे और चीज करेंगे तो एक बेहतर माहौल बनेगा। फिर क्या समस्या? यदि मंदिर हमारे साथ, मुझे आज भी याद है कि मैंने जब पहली बार अपनी कमाई से कार खरीदी तो मेरा एक दोस्त है लखनऊ में, अकबर, वो मेरे साथ में गया। काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर में हमने जो है जाकर के कार की चाबी सौंपी, उनको समर्पित की और आशीर्वाद लिया। वो मेरे साथ मंदिर गया, मेरे साथ जलाभिषेक किया और सब किया। बहरहाल मेरे साथ था। बाद में किसी को पता चला वो मुस्लिम है, क्या आप कहाँ उनको लेके आ गए? अरे हमने कहा यार वो कोई तुम्हारा वो कर रहा है, जल चढ़ा रहा है आपके शिव सबके देव। तो इस तरह की भावनाएं होती हैं। अब आप सोचिए, यह लोग हैं, यही लोग नफरत फैलाते हैं, यही लोग तोड़ते हैं। और जिन्होंने ये बात मुझसे सवाल उठाया था वो बीजेपी के ही थे। आप समझिए, यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं संरक्षण होना चाहिए? आप याद करिए, राहुल गांधी जब गए महाराष्ट्र में, तो जब महाराष्ट्र में एमबीए की रैली होनी थी, उस रैली के पहले राहुल गांधी 17 मार्च 2024 को बाला साहब की समाधि पर जाते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद में वो कार्यक्रम में जाते हैं। इसका वीडियो एएनआई ने जारी किया। लेकिन आप साहब देखिए, देश का गृह मंत्री इतना बड़ा मूर्ख है कि या तो वो दुनिया को मूर्ख समझता है या खुद मूर्ख है, क्योंकि उसके पास तो सारी रिपोर्ट आती है, राहुल गांधी की एक एक एक्टिविटी की रिपोर्ट आती है। तो ऐसी स्थिति में भी वो झूठ बोलता है। क्या राहुल गांधी बाला साहब की प्रशंसा में? अरे साहब वो तो वहां मत्था ही टेक आए, आप क्या बात करते हैं? और बाला साहब की राजनीति किसने बनाई? यदि आप इसको देखेंगे तो बाला साहब की राजनीति देन है कांग्रेस की। बाला साहब की पार्टी, बाला साहब की राजनीति में एंट्री, बाला साहब के राजनीतिक तरह से वो होने का सारा क्रम कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे वो नाइक साहब ने शुरू कराया। और याद करिए, जब सन 1977 में जब इंदिरा गांधी आपातकाल से निपटने के बाद में इलेक्शन का किया, तो बाला साहब ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था और कांग्रेस का समर्थन किया था। 1977 में 7 लड़े थे, 1980 में चुनाव नहीं लड़े थे। याद कर लीजिए, उन्होंने आपातकाल में इंदिरा जी का साथ दिया था। तो आज के रिश्ते नहीं है। तो यह इस बात का सच है जो समझाते हैं और आज नफरत फैलाते हैं और बताते हैं, तो यह सच है। सच ही तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि झूठ बोल करके, नफरत फैला करके ही तो ये काम करते हैं, इसीलिए ये सब होता है। अब आप एक चीज सोचिए, बार बार इनके लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में क्या किया। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि आप ये देखिए खबर, यानी 70 साल की सरकार के कबाड़ को भी बेच के नरेंद्र मोदी
2364 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। तो यह स्थिति है केंद्र सरकार, और ये सिर्फ 3 साल में। इसके पहले भी करीब इतना ही कमाया था। तो यह इस बात का सबूत है कि कैसे सारी चीजें हो रही हैं और किस तरीके से आज जो आप कर रहे हैं और जो बताते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप जब देश प्रदूषण से, दूसरे और संकटों से जूझ रहा है, तब आप ये करते हैं। तब आप यूपी भर के भीतर सिर्फ 3 जिलों में कांवड़ का मार्ग बनाने के लिए 17,600 पेड़ काट देते हैं। तो यह स्थिति है। लेकिन बाकी सब वो बताएंगे, कहानी बताएंगे। मणिपुर में आदिवासी हैं, उन पे लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उन पे हो रही है, गोली चल रही है, गोलीबारी हो रही है। और इसके बाद भी नरेंद्र मोदी को सुध नहीं है। वहां आदिवासियों के हितैषी बने घूमते हैं, यहां आदिवासियों पर यह चल रहा है। फिर आप देखिए, झूठ और नफरत की ये पराकाष्ठा है। एक तरफ वायदा कर रहे हैं कि हम 25 लाख नौकरी देंगे महाराष्ट्र में, झारखंड में कह रहे हैं हम 5 लाख नौकरी देंगे, और याद करिए 2014 में कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज स्थिति है 2 करोड़ छोड़िए, 10 लाख नहीं दी। तो आप इससे समझ लीजिए कि 10 साल में 10 लाख नौकरी नहीं जो दे सकता है, वो कह रहा है 5 साल में 25 लाख नौकरी देंगे, कहीं 5 लाख नौकरी देंगे। और जब महाराष्ट्र में शासन था तब पूछिए कितनी नौकरियां दी, झारखंड में कितनी नौकरियां दी, बिहार में कितनी नौकरियां दी, यूपी में कितनी नौकरियां दी, आपके गुजरात में कितनी नौकरियां दी। गुजरात में तो 1989 से आपकी सरकार है, और उसके बाद में इसी तरीके से आप तमाम दूसरे राज्यों में देख लीजिए। तो यह हालत है, झूठ बोलते हैं और जहां देते भी हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे मिलेगी, वो भी सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके जरिए होगा, वेंडर के जरिए आएगी, यानी आपका कहीं नामो निशान नहीं। तो यह स्थिति है। यह स्थिति है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप असल में कर क्या रहे होते हैं? आप नफरत फैला रहे होते हैं। आप क्या कर रहे होते हैं इससे आप देख सकते हैं। तो भाजपा ने इस देश में आदिवासियों की जो बेटियां हैं उनकी इज्जत लूटी भाजपाइयों ने, खिलाड़ियों के मेडल छीने, उनके साथ यौन शोषण किया, ओबीसी के साथ में इसी तरीके से हुआ, कैसे कैसे उनके साथ पूरा अत्याचार हुआ है, और इसी तरीके से दलित लड़कियों की साड़ी भी उतारी और जाने क्या क्या कुकर्म किए गए। और रोज ब रोज इस तरह की घटनाएं हो रही, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि अपने आप में दर्दनाक है। तो मोदी क्या करते हैं? मोदी करते हैं इंडोनेशिया से खराब स्तर का कोयला अदानी लेके आएगा, वो भारत में खपा दिया जाएगा, महंगे दाम पे ले लिया जाएगा, मुसलमान कह के आपको भड़काया जाएगा, आपके साथ किया जाएगा, लेकिन खुद लूट का गणित बनाया जाएगा। उदाहरण दे देता हूं, एक मजदूर था रघुवर दास, टाटा की कंपनी में जमशेदपुर में, भाजपा के साथ वो आया और उसके बाद में उसने मुख्यमंत्री रहते हुए लूट मचा दी। अब सोचिए, उस लूट मचा के आज वो राजा की तरह से रहना, इतना कुछ, खुद राज्यपाल भी। तो यह स्थितियां होती हैं, तो आप इससे समझिए। लेकिन आदिवासियों के जब आप हक की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वहां के हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी प्रचार के लिए जा रही होती है तो उन्हें रोक लिया जाता है, प्रचार के लिए नहीं 2-2 घंटे जाने दिया जाता है। मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन, उनको रोक लिया जाता है, उनके
हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। तो इस तरह से स्थितियां होती हैं। और फिर आखिरी चीज, जब बेरोजगारी की बात होती है तो साहब रोजगार देने के तमाम वायदे आप जब कर रहे हैं, तब यूपी में आरओ की परीक्षा को लेकर के तमाम स्टूडेंट, आज हजारों, करीब 50,000 स्टूडेंट इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने किस बर्बरता से उन्हें पीटा है, किस तरह से खदेड़ा है, क्या क्या किया है, इसके उदाहरण आप देख के सोचेंगे कि ये है। ये देखिए, तो यह बताता है कि किस तरह के हालात आपने किए, कैसे बच्चे जो है किस तरह से, आप ये देख लीजिए, ये बच्चे आज मजबूर हैं, जब उन्हें अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए तब वो यह करने को मजबूर है, यह करने को मजबूर है। तभी तो राहुल गांधी कहते हैं यह देश किसी एक का नहीं है, यहां के धर्म संस्कृति किसी एक की नहीं है, सब की है। यह देश सबके प्रयासों से बना है। इस देश की संस्कृति, सभ्यता, सारी चीजें सबके प्रयासों से बनी है। आपने तो सिर्फ उसे टुकड़े टुकड़े किया है, और टुकड़े टुकड़े करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है। आज मणिपुर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, जम्मू कश्मीर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। कल ही वहां पर एक हिमाचल का जाबाज लड़का शहीद हो गया, कई दर्जन भर जो है वो घायल हो गए हैं सेना के लोग। जेसीओ था वो लड़का। अब सोचिए उस परिवार की दशा, आप वो दशा सोचिए कि किस तरह के हाल में लाकर के खड़ा कर दिया है। तो आप किसको सेव करना चाहते हैं, किसको क्या करना चाहते हैं? असल में आपके लिए तो ये है, एक है तो सेफ है। कौन है ये आप देख लीजिए, इनके लिए आप काम कर रहे हैं। और जब इनके लिए काम कर रहे हो तो हर इस बात का सबूत है कि किस तरह से आप हैवानियत करते हैं, किस तरीके से करते हैं। आदिवासी बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये सब चीजें हैं, इनको हमें समझने की जरूरत। इसलिए टुकड़े टुकड़े आपने किया है और बांटने का भी काम आप करते हैं। तो जब आप यह कर्म करते हैं, जिसे कुकर्म भी कह सकते हैं, तब आप सोचिए। आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिनका आज जन्मदिन है, उनको सलाम करता हूं, नमन करता हूं। वो और गांधी जी एक साथ गुजरात में संघर्ष के लिए निकल रहे थे, कदम से कदम मिला रहे थे। कोई ये नहीं कह रहा था मैं ब्राह्मण हूं, कोई ये नहीं कह रहा था मैं मुसलमान हूं, कोई ये नहीं कह रहा था कि मैं बनिया हूं, और सब मिलके लड़े। नतीजतन भारत आजाद भी हुआ और एक अच्छा देश बना। दुनिया में जिसकी संस्कृति सभ्यता की बात हो रही थी, आज क्या बात होती है? आज बात भारत की पहचान है एक नफरत वाले भारत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल डेटा कह रहा, भारत सरकार के डेटा कह रहे। अपराधियों का असुरक्षित भारत, जहां लड़कियां सुरक्षित नहीं है, एडवाइजरी तमाम देशों ने जारी की है। और इसके बाद में भ्रष्टाचारी भारत, नफरत वाला भारत। तो यह भारत आपने बना दिया है। तो असल में तोड़ आप रहे हैं, ये सब कर आप रहे हैं। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कोई साधु संत कभी भी इस तरह की नफरत वाली, तोड़ने फोड़ने, कटोगे बटोगे जैसी बातें नहीं कर सकता। ये करने वाले निश्चित रूप से वही असल में सबसे गंदे लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो ये काम करते हैं, अपने काम को न्यों बताते हैं। तो इसे जानने की जरूरत है। इसीलिए राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, और मोहब्बत की दुकान ही देश को बचाएगी, आपको बचाएगी, आपके बच्चों का भविष्य बचाएगी। क्योंकि जो ये बच्चे लड़ रहे हैं कि रोजगार दे दो, ये आपके बच्चे हैं, ये किसी जाति धर्म के आधार पर मत बने।
और इसमें आपका भी बच्चा बेरोजगार हो सकता है, किसी का। फैसला आपको करना है। यदि आप पूरी ताकत के साथ खड़े हो गए तो ना ईवीएम कुछ कर पाएगा, ना चुनाव आयोग कुछ कर पाएगा, ना भाजपा कर पाएगी। लेकिन जब आप आधे अधूरे मन से खड़े होंगे तो यही होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए आज पाला बदल बदल के भाग रहे हैं और मोहब्बत की दुकान छोड़ के जब दूसरी जगह जाते हैं और फिर पिटते हैं, फिर कुछ नहीं हासिल होता है। जय